हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परमा नर्सिंग क्लासेस। आज हम देख रहे हैं नॉट से 10 मेन एग्जाम के क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, उनके डाउट्स हम आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की ट्राई करेंगे। इसमें बहुत सारे रैशनल्स हमने आपको प्रोवाइड किए, तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। इनमें सबसे पहला है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम जो आया था उसमें IFA आयरन एंड फॉलिक एसिड की रिकमेंडेड डोज कितनी थी? 60 milligram and 500 microgram folic acid. 60 milligram iron and 500 microgram folic acid. 60 milligram iron and 500 milligram folic acid ये तो बहुत ज्यादा है। 100 milligram iron and 500 microgram folic acid. 50 milligram iron and 500 microgram folic acid. तो इसमें रिकमेंडेड डोज कौन सी थी? 60 milligram iron and 500 microgram folic acid. तो ये जो अनीमिया मुक्त भारत है, ऑलरेडी हमने अपनी वेबसाइट पे इसका वीडियो डाला हुआ है, यूट्यूब पे इसकी वीडियो डाली हुई है सीताराम सर ने, जिसमें इसके बारे में डिटेल्ड बताया हुआ है। तो इस तरह की वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करते हैं जो आपके एग्जाम्स में हेल्प करते हैं। उसमें सब कुछ अनीमिया मुक्त भारत से रिलेटेड सब कुछ हमने डिटेल में बताया है। तो इस तरह वन बाय वन हम और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इन अ प्रेग्नेंट वुमेन द फीटल हेड इज फ्लोटिंग फ्रीली and has not engaged in the pelvis. This indicates cephalopelvic disproportion at which level? देखो अभी हेड एंगेज नहीं हुआ है और फ्लोट कर रहा है, ठीक है, वो अंदर ही नहीं गया है, तो कौन से लेवल का CPD हो सकता है? ठीक है, वेस्टेज ऑफ मॉरिस एफिशिएंसी, पेल्विक इनलेट, एनाटॉमिकल आउटलेट या मिड पेल्विक कैविटी। देखो जो मिड पेल्विक कैविटी है ये तो बीच में आएगी, एनाटॉमिकल आउटलेट ये बिल्कुल लास्ट वाला होता है एंड। तो किस में प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि अंदर एंटर ही नहीं कर पा रहा है, इट मींस पेल्विक इनलेट में वेस्टेज, ठीक है, वेस्टेज ऑफ पेल्विक इनलेट है, यानी कि किस तरह का सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है? पेल्विक इनलेट का, अंदर ही नहीं जाने दे रहा है। अब दिस शो इन इमेज टिपिकली कैन बी डिटेक्टेड एट जेस्टेशनल एज। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ये क्या है। ये साइन है हैगार साइन, ठीक है। इसमें क्या होता है? सॉफ्टनिंग। हम बाय मैनुअल एग्जामिनेशन से चेक करते हैं सॉफ्टनिंग एज द इस्थमस, ठीक है। तो ये साइन कब पॉजिटिव होता है? ये एक नॉन स्पेसिफिक साइन होता है प्रेगनेंसी का। ये कब हमें पता चलता है? 4 वीक तो बहुत जल्दी है, 10 वीक थोड़ा लेट हो गया, 14 तो और ज्यादा लेट हो जाता है। तो ये पॉजिटिव आता है 6 वीक पे। 6 वीक पे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं और इस साइन का नाम है हैगार साइन। अब नेक्स्ट है, जिका वायरस इन्फेक्शन इज प्राइमरीली ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। देखो बहुत सारे जो हमारे इन्फेक्शंस होते हैं वो कौन कॉज करते हैं? मॉस्किटोज करते हैं, ठीक है। तो इनमें बहुत सारे मॉस्किटोज हमें बताए हैं, इनमें से कौन करता है जिका वायरस का? तो एनोफिलीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो या फ्लीबोटोमस। तो इसको कौन करता है? इसको करता है एडीज मॉस्किटो, ठीक है। एडीज मॉस्किटो ना सिर्फ जिका वायरस करता है, इसके अलावा ये और क्या करता है? डेंगू करता है, चिकनगुनिया करता है, ये सब एडीज मॉस्किटो करता है। सेम जैसे एनोफिलीज क्या करता है? मलेरिया करता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक जो मॉस्किटो है वो एक ही तरह का इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है, ठीक है। कोई फीवर कर सकता है, वो और भी कर सकता है। इसी तरह जिका वायरस भी कौन करता है? एडीज मॉस्किटो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द VVM 4th स्टेज? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि VVM क्या होता है। देखो VVM की फुल फॉर्म होती है, इट इज वैक्सीन वायल मॉनिटर, ठीक है। ये क्या करता है? ये बहुत हीट सेंसिटिव होता है। ये जो VVM होता है हीट सेंसिटिविटी के लिए होता है और इससे हमें पता चलता है कि जो वैक्सीन है वो ठीक है या नहीं है, उसकी पोटेंसी मेंटेन्ड है या नहीं है, ठीक है। तो इसकी 4 स्टेजिंग दी हुई है इमेज में। देखिए जिस उसमें ये लाइट होता है, जिसमें जो अंदर का ये स्क्वायर है ये लाइट है बाहर वाले से, देन इट इज स्टेज 1 और आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हो। सेकेंड में ये हल्का सा डार्क हो गया है बट स्टिल अभी भी ये बाहर वाले से लाइट है, दिस इज स्टेज 2, आप इसको भी अच्छे से यूज कर सकते हो। पर स्टेज 3 में क्या होता है कि वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है बाहर वाले के। तो उस स्टेज को जब हमारा अंदर का जो स्क्वायर होता है वो बाहर के सर्कल से सेम आ जाए या उससे ज्यादा डार्क हो जाए, तो उसको
स्टेज 3 और 4 इन दोनों स्टेजेस को हम यूज नहीं करते हैं। इट मींस जो पोटेंसी है वैक्सीन की वो खराब हो गई है। ओके, तो वैक्सीन इज सेफ एंड कैन बी यूज, नहीं, स्टेज 4 में वैक्सीन को यूज नहीं करते हैं। पोटेंसी इज स्लाइटली रिड्यूस्ड बट यूजेबल, नो, ये स्टेज 2 है, उसको यूज कर सकते हैं पर 4 को नहीं करते। वैक्सीन शुड बी शेकन बिफोर यूज, शेक करने की बात ही नहीं आती, हमको उसको कंप्लीटली यूज नहीं करना। तो राइट आंसर है सी, यानी कि वैक्सीन हैज रीच्ड द डिस्कार्डेड पॉइंट एंड शुड नॉट बी यूज्ड। जैसे ही स्टेज 3 या 4 अगर आपको वैक्सीन ऐसे नहीं भी दिखाते हैं वीवीएम, स्टेज 3 और 4 में कभी भी वैक्सीन को यूज नहीं किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग एब्डोमिनल पैल्पेशन इन अ प्रेग्नेंट वुमन द सिंसिपुट एंड ऑक्सीपुट आर फेल्ट पर एब्डोमेन। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली 3/5 ऑफ द एब्डोमिनल हेड इज पैल्पेबल अबव द पेल्विस ब्रिम। तो क्या फाइंडिंग इंडिकेट करते हैं? देखो, इसका मतलब ये होता है जब हमारी पेल्विस में एंगेजमेंट होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि मैक्सिमम, हम एंगेजमेंट किस स्टेज को कहेंगे, जब मैक्सिमम जो हेड है वो पेल्विस में एंटर हो जाए। ठीक है, जब हम पेल्विक ब्रिम पे चेक करते हैं तो उसके लिए रूल होता है जब 2 मतलब कम से कम अगर हम हेड को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका 2/5 पार्ट तो कम से कम एंगेज्ड हो गया हो। ठीक है, देन ओनली हम उसको एंगेजमेंट कहते हैं। तो ये कितने पार्ट की बात कर रहे हैं? 3/5। तो 3/5 का मतलब क्या है? देखो, इन्होंने ऑलरेडी दिया 3/5 पैल्पेबल। ठीक है, 3/5 पैल्पेबल, ये दो कंडीशंस में पैल्पेबल है, तो ये दोनों कंडीशन तो सी और डी तो पहले ही इसमें से हट चुकी है। अब बची ए और 2 कंडीशन। तो पैल्पेबल में मैंने बताया जब 2.5 मतलब 2/5 से ज्यादा हेड ब्रिम में एंटर होता है तभी हम उसको एंगेजमेंट कहते हैं। तो ये तो कितना है? 3/5, तो इसका मतलब क्या है? नॉन एंगेजमेंट। ओके, बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। यानी कि जब हमारे एपिग्लोटिस है उसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या होती हैं? डी फॉर, एक तो ड्रूलिंग, ठीक है, और डिस्फेजिया यानी कि डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। ठीक है, और इसमें क्या होती है? मफल्ड वॉइस भी हो जाती है क्योंकि वो अच्छे से क्लियर नहीं आती। ठीक है, हॉर्स लाइक हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाती है। तो इसमें क्या क्या है? ड्रूलिंग, एब्सेंस ऑफ कफ एंड एजिटेशन। बहुत ज्यादा जो पेशेंट होता है वो इरिटेट हो जाता है बिल्कुल। और इसमें ट्राइपोड पोजीशन दी जाती है, पेशेंट को बोला जाता है कि उसको लीन फॉरवर्ड करके बैठना है, प्लस में जो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है उसको स्ट्रेच करना है ताकि उसको अच्छे से वो ब्रीद आउट कर पाए। एक्सेसिव स्लाइवेशन विद प्रीफरेंस टू लाइट डाउन, या फिर बार्किंग कफ, या फिर प्रोडक्टिव कफ। देखो, कफ वाला नहीं होता है क्योंकि ये किस में होता है? ये हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड होता है। उसके लाई डाउन नहीं करवाते हैं एक्सेसिव स्लाइवेशन में क्योंकि ऑलरेडी उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा जो एपिग्लोटिस है वो स्वॉलन हो गए। तो इसमें मेन सिम्टम्स क्या होते हैं? ड्रूलिंग, एब्सेंस ऑफ कफ एंड एजिटेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 16-year-old boy was playing online games for 10 to 12 hours, बहुत लंबा टाइम होता है, डेली फॉर द पास्ट 14 months। अप्रोक्सीमेटली 1.25 साल से एक बच्चा 10 से 12 घंटे डेली गेम्स खेल रहा है। He becomes irritable when we ask, मतलब when asked to stop। अगर उसको बोला जा रहा है कि आपने नहीं खेलना है तो वो इरिटेट हो जाएगा। ठीक है, which shows impaired control over gaming behavior despite negative consequences। What is the diagnosis? ठीक है, अगर बहुत टाइम, आजकल बच्चे देखा है बहुत ज्यादा गेम्स पे बहुत ज्यादा गेम्स खेलते हैं, शुरू से ही वीडियोस देखते हैं, इतने फोन से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं वो, जब हम काफी कुछ टाइम के बाद उनको छोड़ने के लिए कहते हैं या पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि नहीं देखना है तो वो इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टबर्न हो जाते हैं इस चीज में। तो ये कौन सा बिहेवियर है? ये गेमिंग डिसऑर्डर है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, कंडक्ट डिसऑर्डर है, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर? देखो, जो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है उसमें क्या होता है? बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है, इधर उधर भागता रहता है, बहुत जल्दी बैठता भी नहीं है वो। ठीक है, तो वो तो नहीं है ये। कंडक्ट डिसऑर्डर भी नहीं है,
प्लस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमें बार बार थॉट्स आती हैं टू डू समथिंग, जैसे कि बार बार उनको कुछ लोगों को हैंड वॉशिंग के लिए होता है, किसी को बार बार दरवाजा चेक करने के लिए होता है। दिस इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें आपको बार बार थॉट आती है कि मुझे ये करना ही है, ठीक है। तो ये ऐसा बिहेवियर नहीं है, इट इज क्लियरली अ गेमिंग डिसऑर्डर, क्योंकि बच्चे को गेम को लेके इतनी ऑब्सेशन हो गई है कि वो उसको छोड़ ही नहीं पा रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि आपने बहुत लंबी ड्यूरेशन उस चीज को की है। आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी बहुत लंबी ड्यूरेशन तक करते हो तो आप उससे एक तरह से एक हैबिट फॉर्म कर लेते हो। तो इसमें आपने किस चीज से रिलेटेड बहुत ज्यादा अपने अंदर एक हैबिट फॉर्म किया, दैट इज गेमिंग डिसऑर्डर, गेम्स को लेके की हुई है। Which of the following is a characteristic clinical finding in a patient with quotation of aorta? इसमें क्या होती है कि एक्चुअली आयोटा में नैरोइंग हो जाती है। जब नैरोइंग होती है तो ऊपर तो ब्लड सप्लाई, जो अपर लिम्स हैं उनमें तो फिर भी ब्लड सप्लाई जाती है, बट जो आपके लोअर पार्ट है, लोअर लिम्स होते हैं, वहां पे जो ब्लड सप्लाई है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या क्या किससे हम पता कर सकते हैं कि ये हुआ है? बाउंडिंग फिमोरल पल्स ये नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो ब्लड सप्लाई है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज में क्या हुआ है, कम हुई है, तो बाउंडिंग फुल तो नहीं हो सकती है। वीक एंड डिलेड फिमोरल पल्स, इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन अपर लिम्स एंड इक्वल ब्लड प्रेशर इन ऑल लिम्स। देखो, इक्वल प्रेशर तो दोनों जगह नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर फिर भी ब्लड सप्लाई ठीक है बट नीचे की तरफ नहीं है, तो सेम तो नहीं हो सकता है। नीचे सप्लाई जो है इम्पेयर्ड है, तो उसकी वजह से जो लोअर एक्सट्रीमिटीज में ब्लड प्रेशर कम रहता है। दूसरा, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर इन अपर लिम्स, हाँ ये हो सकता है, पर जैसे ही आपने ब्लड प्रेशर चेक किया अगर वो इंक्रीज्ड है, आप डायरेक्टली इसको कॉटेशन ऑफ आयोटा से रिलेट नहीं कर सकते। तो मेन सिम्टम क्या है इसका, मेन साइन, इट इज वीक एंड डिलेड फिमोरल पल्स, क्योंकि जैसे ही आपने देखा कि आपके जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है, जो आपके लोअर लिम्स हैं, उनमें वीक या डिलेड पल्स है, क्योंकि फिमोरल भी आपके लोअर लिम्स में ही आती है, फिमोरल पल्स भी। तो जैसे ही आपने देखा वहां पे कम है, वीक पल्स है, उसके बाद आप अपर एक्सट्रीमिटीज में प्रेशर चेक करते हो और वो ज्यादा है, तो देन यू कैन कोरिलेट, बट मेन साइन इज वीक एंड डिलेड फिमोरल पल्स। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट हु स्टॉप कंज्यूमिंग अल्कोहल फॉर 12 आवर्स, ठीक है, 12 आवर्स एगो ही, सिर्फ 12 घंटे से उसने अल्कोहल छोड़ी है, उसको अभी क्या है, ट्रेमर्स है, बट वो ओरिएंटेड है फ्रॉम टू टाइम एंड प्लेस, हैज इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। तो इसकी वजह से उसको क्या, हम क्या सजेस्ट करेंगे, उसको क्या हुआ होगा? डिलीरियम ट्रेमेंस, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, अल्कोहल विड्रॉल या अल्कोहल इंड्यूस्ड साइकोसिस। देखो, अभी सिर्फ 12 घंटे हुए हैं, तो उसको अभी भी वो ओरिएंटेड है, उसका ओरिएंटेशन खराब नहीं हुआ है, तो डिलीरियम वाली स्टेज तो नहीं होगी, क्योंकि जैसे डिलीरियम आएगा उसका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो ऑल्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। और विड्रॉल, इसमें क्या है, इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन में भी पेशेंट ओरिएंटेड नहीं रह पाता है, ठीक है। और साइकोसिस में तो उसको हेलुसिनेशंस भी होने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये है अल्कोहल विड्रॉल। अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स जो है ना वो 12 से 48 आवर्स तक रहते हैं। इसमें पेशेंट्स को ट्रेमर्स होते हैं, ठीक है, पर वो ओरिएंटेड रहता है, उसका बीपी वगैरह बढ़ने लग जाता है, क्योंकि अब उसकी बॉडी डिमांड कर रही है अल्कोहल, ठीक है, और उसने कंज्यूम नहीं किया 12 घंटे से, तो अल्कोहल उसकी वजह से उसकी बीपी, हार्ट रेट, ये सब बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इट इज अ क्लियर केस ऑफ अल्कोहल विड्रॉल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए फादर ब्रिंग्स हिज सन टू ए साइकेट्रिस्ट विद कंप्लेंट्स ऑफ रिपीटेड सेल्फ हार्म बिहेवियर, ठीक है, सोशली वो आइसोलेटेड है और इनएबिलिटी टू मेंटेन अ स्टेबल रिलेशनशिप विद हिज स्पाउस। तो इसमें क्या हो सकता है, देखो वो बच्चा बहुत आइसोलेटेड रहा है, ठीक है, वो सेल्फ हार्म भी कर सकता है, और वो अपना जो भी उसका स्पाउस है उससे अच्छे रिलेशंस मेंटेन भी नहीं कर पा रहा। तो इस चीज को क्या बोलेंगे, नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी, वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, रिजिड होते हैं, तो ये नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी तो नहीं है। सेकंड है हिस्टोरिक पर्सनालिटी या फिर स्किजोइड, उसको सीजोफ्रेनिया वगैरह नहीं हो रहा है, तो ये सब नहीं आता है। इट इज जस्ट अ बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें वो अच्छे से अभी कॉप अप नहीं कर पा रहा है, किसी के साथ किसी पे रिलाई नहीं कर पा रहा है, सेल्फ आइसोलेटेड रहता है, ठीक है।
तो इट इज अ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन। अब कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ है, उसके बाद जो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या नर्सिंग इंटरवेंशन लेना होता है? चेक प्रॉक्सिमल पल्स, चेक डिस्टल पल्स फॉर impaired of circulation, check blood pressure only, encourage immediate ambulation। देखो जब भी कार्डियक कैथेटराइजेशन होता है उसके लिए हमें क्या करना होता है कि डिस्टल पल्स, क्योंकि देखो फिमोरल पल्स जो है वहां से हमने कार्डियक कैथेटर डाला है, तो डालने की वजह से हो सकता है कि वहां पे क्लॉट फॉर्म हो, और क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से ये चेक करना होता है कि वहां पे जो डिस्टल पल्स है वो क्या है, वीक हो सकती है, धीरे धीरे वो नहीं ना भी फील हो। तो जब भी कार्डियक कैथेटराइजेशन होता है हमें चेक करना होता है कि कहीं कोई क्लॉट की वजह से या इंजरी की वजह से ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है वहां पे सर्कुलेशन इम्पेयर्ड हो गया है। इट इज एन इमरजेंसी एंड इट शुड बी मैनेज्ड टाइमली, इनफैक्ट इमीडिएटली। ठीक है, तो ये जो है इसमें फर्स्ट इंटरवेंशन जो होती है कार्डियक इंटरवेंशन के बाद हमें हमेशा डिस्टल पल्स एवरी 20 मिनट्स में हमको डिस्टल पल्स चेक करनी होती है, ताकि हमें देखना पड़े कि इम्पेयरमेंट ऑफ सर्कुलेशन तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड अटैचमेंट साइन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। अब सबसे पहले जैसे गुड अटैचमेंट साइंस इन क्वेश्चंस में ना हमें ध्यान रखना है कि नॉट वाले क्वेश्चंस, जैसे ही हम ऐसे थोड़े इजी क्वेश्चंस पढ़ते हैं हमें एकदम से लगता है यही आंसर होगा, ऐसे नहीं होता है। इनमें कोई ना कोई वर्ड ऐसे दे दिया जाता है, नोट, अवॉइड, एक्सेप्ट, तो उन चीजों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जितने इजी क्वेश्चन होते हैं इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो उस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से आप पढ़िए। जैसे इसमें दिया है इट इज नॉट अ गुड साइन, तो गुड साइन क्या नहीं है? इन्वर्टेड लोअर लिप, चिन टचिंग द ब्रेस्ट, वाइड ओपन माउथ, या अपर एरियोला मोर विजिबल देन लोअर। देखो जो चिन है वो ब्रेस्ट को हमेशा बच्चे की टच होनी चाहिए, माउथ जो है वो वाइड ओपन होना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, और जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करता है बच्चा तो जो अपर एरियोला है वो ज्यादा विजिबल होना चाहिए देन लोअर, क्योंकि लोअर फुली उसके मुंह में होता है। तो क्या साइन नहीं है गुड अटैचमेंट का? इट इज इन्वर्टेड लोअर लिप, इट शुड बी एवर्टेड। ठीक है, अगर वो इन्वर्टेड होगा, अंदर की तरफ होगा, तो बच्चा अच्छे से सकआउट नहीं कर पाएगा, तो इट शुड बी आउट। ओके, सो इट इज inverted lower lip is the right answer. It is not a good sign of attachment for breastfeeding. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a patient admitted to the oncology unit, यानी कि कैंसर वाली यूनिट में एडमिट है, develops electrolyte abnormalities including hyperkalemia, hyperphosphatemia and hypocalcemia following initiation of chemotherapy। जैसे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी दी, तो कीमोथेरेपी के बाद उसकी बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोर लाइकली रिस्पॉन्सिबल, क्या रीजन है क्यों हो रहे हैं ये जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस? तो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, सेप्टिक शॉक, हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी, या सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देखो जब भी हम कीमोथेरेपी देते हैं पेशेंट को, तो कीमोथेरेपी का मतलब क्या होता है कि जो ट्यूमरस सेल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, किल करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, और जब ये सेल ब्रेक डाउन होते हैं तो जो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है वो बाहर आता है। ठीक है, इस वजह से जब वो बाहर आता है तो जो बाहर वाले फ्लूइड में हाइपरकैलीमिया, हाइपरफोस्फेटीमिया, ये सब बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड इंट्रा सेल्स के अंदर मिलते हैं, तो जैसे ही जो सेल्स का लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन होता है, ये बाहर आ जाता है, इसकी वजह से ब्लड में इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो दिस इज अ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, मतलब जो ट्यूमरस सेल्स को ब्रेक डाउन करने वाला सिंड्रोम है उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होते हैं। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अ पेशेंट विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, यानी कि सीओपीडी का पेशेंट है, और जब उसका आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करवाया तो कौन सी वैल्यूज मिलेंगी? विद कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। देखो सीओपीडी में क्या होता है, ऑलरेडी जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है, तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो उसमें
क्या होता है कि जो CO2 है वो प्रॉपर एक्सपायर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, यानी कि ब्लड में जो CO2 का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड हाइपरकैप्निया, ठीक है, हाइपरकैप्निया की स्टेज आती है, उसको हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं, PCO2 इंक्रीज हो जाता है। ओके, अब ये बात कर रहे हैं एसिडोसिस। एसिडोसिस में क्या है, जो पीएच लेवल है वो भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। पर हमने इसके साथ क्या पढ़ा, कंपनसेटेड, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कंपनसेटेड में क्या होता है कि जैसे ही बॉडी में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, हमारी जो किडनीज होती हैं वो क्या करती हैं, बाइकार्बोनेट्स को बचाना शुरू कर देती है, मतलब उनको बाहर निकलने नहीं देती और बाइकार्बोनेट्स इंक्रीज करवा देती है, जिससे कि जो एसिडोसिस हुआ है वो प्रॉपर उससे बाइकार्बोनेट से डाइल्यूट हो जाए, ठीक है। ये कुछ टाइम तक हमारी किडनी इस पे वर्क करती है। तो इस केस में जो पीएच है वो अब क्या होगा, नॉर्मल रह जाएगा, क्योंकि उसने जो एसिडोसिस हुआ है, जो एसिडिक इफेक्ट है, पीएच है, उसको मेंटेन कर दिया थ्रू बाइकार्बोनेट्स। तो अब इसमें सिर्फ क्या हुआ, तो इनमें कौन सी रीडिंग में हमारा जो पीएच है वो नॉर्मल है, ब्लड के पीएच के 7.35, 29, 740 या 7.48, तो इसमें है 7.35। इनमें से सिर्फ एक ही पीएच है जो नॉर्मल है, बाकी देखो PCO2 बढ़ा हुआ है इसमें और बाइकार्बोनेट्स भी रेज्ड हैं। तो इस कंडीशन में कौन सा हुआ, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के केस में ए इज द राइट आंसर। अगर नॉन कंपनसेटेड होता तो हम बी वाला ऑप्शन चूज करते, पर ये कॉम्पनसेटेड है, तो हर वर्ड को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तब उसका आंसर हम अच्छे से फाइंड आउट कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक पैथोलॉजिकल फीचर ऑफ मोलर प्रेगनेंसी। अब मोलर प्रेगनेंसी क्या होती है, इसमें क्या होता है कि ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स बन जाते हैं, ठीक है, कोरोनिया विलॉय का डी जनरेशन होता है, ठीक है, और उससे ऐसे ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स बन जाते हैं, उसको मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं। तो इसका क्लियर सा आंसर है डी जनरेशन ऑफ क्रोनिक विलाई। इसी की वजह से मोलर प्रेगनेंसी का मेन जो पैथोलॉजिकल यही फीचर होता है, इसी की वजह से मोलर प्रेगनेंसी होती है। A patient with COPD is receiving oxygen at 6 liters per minute while nasal cannula, okay, develops dizziness and altered level of consciousness. What is the nursing priority? तो अगर एक पेशेंट है COPD का है, यानी कि उसमें ऑलरेडी क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है एयरवे में, और उसको हम 6 लीटर पर मिनट से ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है, ये बहुत हाई रेट होती है, उसकी वजह से उसका डिजीनेस और ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। तो क्या नर्सिंग इंटरवेंशन हम करेंगे, रिड्यूस FiO2 एंड नोटिफाई द फिजिशियन, इंक्रीज कर देंगे और ज्यादा, एनकरेज करेंगे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, या पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे। देखो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में नहीं लेटाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसको क्या हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है, उसका कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है, तो सिर्फ सुपाइन पोजीशन में लेटाने से या नहीं लेटाने से कुछ नहीं होता, ठीक है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो उसको बोल ही नहीं सकते उस स्टेज पे, और FiO2 ऑलरेडी उसका ज्यादा है, 6 लीटर पर मिनट हम नेजल कैनुला से दे रहे हैं। देखो जो हमारी बॉडी है ऑलरेडी उसमें CO2 है, वो COPD के केस में क्या होता है, CO2 ब्लड में ज्यादा है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, ऊपर से हम ऑक्सीजन अगर ज्यादा देना शुरू कर देंगे तो बॉडी को लगेगा कि ये तो नॉर्मल है, मेंटेन हो रहा है, सेचुरेशन लेवल सब मेंटेन हो रहे हैं, तो वो CO2 को अच्छे से बाहर नहीं निकालेगी, और जब बाहर नहीं निकालेगी, CO2 भी हमारे ब्लड में ज्यादा रहेगा, तो क्या होगा, डिजीनेस होगा और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑल्टर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो ऑक्सीजन सप्लाई देनी होती है वो बहुत लो रेट पे देनी होती है, इतनी ज्यादा नहीं देनी होती COPD में। नेक्स्ट, अ पेशेंट विद pneumonia रिक्वायर NG ट्यूब सक्शनिंग फॉर एयरवे सिक्रीशंस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस। देखो सक्शनिंग करनी है, निमोनिया का केस है, एयरवे सिक्रीशंस को हमको मैनेज करना है थ्रू सक्शनिंग, तो इस कंडीशन में क्या करनी होती है, देखो एक तो पेशेंट की पोजीशन, पेशेंट उसके बाद क्या, उसको हमें पहले ऑक्सीजन देना होता है, ताकि उसके लंग्स में पहले ही ऑक्सीजन की कमी है, वो कमी पहले पूरी हो जाए, तब हम आराम से सक्शनिंग कर पाए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले पेशेंट को सीधा बैठाना होता है, अपराइट बिठाना होता है,
ऑक्सीजन देना होता है फेस मास्क से, उसके बाद ही हम सक्शनिंग शुरू करते हैं। ओके, उससे पहले नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यूबॉर्न इन्फेंट सस्पेक्टेड ऑफ डायफ्रामेटिक हर्निया प्रेजेंट्स विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड स्किपॉइड abdomen, which of the following sign is not correct management? ठीक है, नॉट, तो क्या नहीं करना है, ठीक है। इमीडिएट बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, insert NG tube for decompression, prepare for endotracheal intubation and keep patient NQ। तो इस केस में क्या करना होता है, ऑलरेडी जो हमारा पेशेंट है वो क्या है, उस पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है पर उसको डायफ्रामेटिक हर्निया है, तो उसकी वजह से जो डायफ्राम है वो बल्ज आउट हो चुका है, तो हमें कभी भी उसको बैग और मास्क वेंटिलेशन नहीं देना होता है, नहीं तो जो उसका एब्डोमेन है वो और ज्यादा एयर उसमें फिल हो जाएगी। बल्कि हमें क्या क्या करना है, एनजी ट्यूब से डीकम्प्रेशन करना होता है, ठीक है, एंडोट्रैकियल इंक्यूबेशन भी कर सकते हैं और पेशेंट को एनपीओ रखा जाता है। तो जो ए है इसमें, इस केस में ए जो है वो राइट ऑप्शन है, उसको कभी भी बैग और मास्क वेंटिलेशन नहीं देते हैं, ठीक है। इन अ कोहरेट स्टडी द रिलेटिव रिस्क इज 1.0, दिस इंडिकेट्स। अब रिलेटिव रिस्क क्या होता है, देखो रिलेटिव रिस्क जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि हमारी एक एक्सपोज्ड पॉपुलेशन होती है किसी भी डिस और एक होती है अनएक्सपोज्ड, ठीक है। रिलेटिव रिस्क हम देखते हैं कि किसी भी डिसीज का इफेक्ट एक्सपोज्ड पॉपुलेशन पे कितना है और अनएक्सपोज्ड पॉपुलेशन पे कितना है, ठीक है। को ये रिलेटिव रिस्क 1 का मतलब है जितना रिस्क इसके ऊपर है उतना ही रिस्क इसके ऊपर है, मतलब इट इज इक्वल, 50-50 चांसेस है। जब 50-50 चांस है इसका मतलब एक्सपोजर और नॉन एक्सपोजर का कोई फर्क नहीं पड़ता डिसीज का इन चीजों पे, ठीक है, इस रिस्क का। तो क्या है, द एक्सपोजर इज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर अगेंस्ट द डिसीज, नहीं। इट इज अ पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन द एक्सपोजर एंड डिसीज, नो। देयर इज नो एसोसिएशन विद एक्सपोजर एंड द डिसीज, दिस इज द राइट आंसर। रिस्क का मतलब है उनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, एक्सपोजर हो या ना हो, क्योंकि दोनों ही केस में जो पॉपुलेशन एक्सपोज थी और जो पॉपुलेशन नॉन अनएक्सपोज थी, दोनों को ही इक्वल रिस्क है उस बीमारी के होने का। तो जब दोनों को ही इक्वल है तो एक्सपोजर हो या ना हो उनमें कोई रिलेशन ही आपस में नहीं बनता, तो सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रेग्नेंट वुमन अंडरगोज अ नॉन स्ट्रेस टेस्ट। After 20 minutes, there is no fetal heart rate acceleration and no fetal movement observed. What is the nursing priority? Reassure the mother and discharge. देखो एनएसटी टेस्ट क्या होता है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, इसमें हम जो होता है पेशेंट के ऊपर, इसमें हम पेशेंट के ऊपर वो लगाते हैं, सेंसर लगाते हैं। सेंसर लगा के क्या करते हैं कि हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट में सेंसर लगाते हैं और अब 20 to 30 मिनट तक इसमें हम चेक करते हैं। इसमें क्या होता है, जो फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेट होती है एटलीस्ट 2 times होती है इन 20 मिनट्स। पर अगर उसकी फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेट नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या कुछ और हो गया है। इस केस में हो सकता है कि बच्चा सो रहा हो, ठीक है। तो बच्चा जब सो रहा होता है या स्लीप फेज उसकी चल रही होती है, तो उस कंडीशन में ये फीटल हार्ट जो है, फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेट नहीं करती, तो इसको हम फिर रिपीट करेंगे, ओके। तो रीअश्योर द मदर एंड डिस्चार्ज, रीअश्योर करके डिस्चार्ज करना तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा स्ट्रेस रहेगी कि उसको फीटल रेट एक्सेलरेशन नहीं हुई, तो ऐसे हम एकदम से डिस्चार्ज नहीं कर सकते। प्लेस द पेशेंट इन लेफ्ट लेटरल पोजिशन एंड गिव हाइड्रेशन, देन रिपीट एनएसटी, ठीक है। इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे और प्रिपेयर करेंगे इमरजेंसी एलएससीएस के लिए, और ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन स्टार्ट करेंगे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। देखो एलएससीएस इमरजेंसी में एकदम से इस केस में नहीं करना होता, क्योंकि ये जो टेस्ट होता है ये नॉर्मल केसेस में किया जाता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के उसमें, ठीक है। जब कोई ऐसे नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है तभी करेंगे, ये हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में नॉर्मली इस टेस्ट को किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन तो बिल्कुल इसमें ऐसे स्टार्ट नहीं करते,
तो इसमें क्या करते हैं, पेशेंट की पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन पेशेंट को दी जाती है, उसकी पोजीशन चेंज की जाती है, उसको प्रॉपर हाइड्रेशन प्रोवाइड किया जाता है और इसको रिपीट किया जाता है आफ्टर 20 to 30 मिनट्स। ठीक है, तो एक टेस्ट में अगर एफएचआर एक्सेलरेशन नहीं हो रही है, डजंट मीन कि कोई प्रॉब्लम है, उसको हमें रिपीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है, इसमें भी जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको जैसे फ्लूइड्स देते हैं, उसके बाद वो टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और थ्रू पेरिटोनियम उसको बाहर ही निकाल लेते हैं। तो पेरिटोनियल डायलिसिस का मेन एडवांटेज क्या है, देखो, मोस्ट इफेक्टिव देन हीमोडायलिसिस, ऐसा नहीं है, हीमोडायलिसिस भी काफी इफेक्टिव प्रोसीजर है, can be performed at home and allows fewer dietary restrictions, completely eliminates the needs of the fluid restriction and require no risk of infection। देखो, इसका पेरिटोनियल डायलिसिस का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो क्या है कि इस प्रोसीजर को घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस करते हैं, बाकी इसको घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट ऑन हीमोडायलिसिस डेवलप्स मसल वीकनेस एंड मसल क्रैम्प्स ड्यूरिंग द प्रोसीजर, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल। अब कौन सी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से पेशेंट को मसल वीकनेस और मसल क्रैम्प्स हुए हैं। देखो, इसमें जो ध्यान, हाई ऑप्शंस देखते हैं पहले, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया या हाइपरकैलीमिया। तो जब भी इसमें मेन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज क्रैम्प्स। देखो, मसल वीकनेस और इलेक्ट्रोलाइट्स में भी हो जाती है, बट जो मसल क्रैम्प्स होते हैं, क्रैम्प्स का मतलब सीधा, क्रैम्प्स कभी भी होते हैं तो कौन से इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड होते हैं, कैल्शियम से। जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ये कौन से केस में होता है, हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, जब भी बॉडी में कैल्शियम कम होता है, मसल क्रैम्प्स होते हैं, ट्विचिंग होती है, तो ये सब हो सकता है। तो जब भी क्रैम्प्स, ट्विचिंग ये वर्ड्स आते हैं, इट मींस कैल्शियम की कमी हो गई है, तो हाइपोकैल्सीमिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन अ पेशेंट विथ डीप वेन थ्रोम्बोसिस विच इंटरवेंशन शुड बी अवॉइडेड। अगेन नो वाला आंसर है, क्या नहीं करना है, अर्ली एम्बुलेशन आफ्टर एंटीकोगुलेशन, काफ मसाज ऑफ द अफेक्टेड लिप, एलिवेशन ऑफ द लिम्ब या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट। देखो, डीवीटी के पेशेंट में जैसे ही कोई प्रोसीजर हुआ है, हमें सबसे बड़ा ध्यान क्या करना है, क्योंकि प्रोसीजर होने के बाद क्या हो सकता है कि जो क्लॉट्स हैं वो वहां से डिसलॉज हो सकते हैं, एबोलिज्म बन के, और कहीं भी हो सकता है हमारी पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर दे। तो हमें क्या नहीं करना है, काफ मसाज नहीं करनी है अफेक्टेड लिम्ब में, वहां पे मसाज करने से थ्रोम्बस हो सकता है डिसलॉज हो जाए। ठीक है, तो बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ए प्रेग्नेंट वुमन विद कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, यानी कि प्लेसेंटा कहाँ लोकेट है, बिल्कुल ओस पे लोकेट है, कंप्लीटली उसको कवर किए हुए। विच डॉक्टर्स ऑर्डर शुड बी कुशन्ड इमीडिएटली। कुशन्ड का मतलब है आपको नो बोलना है, वो एक्शन परफॉर्म नहीं करना है, आप दूसरों को मना भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर कोई भी ऑर्डर्स लिख रहे हैं तो आपने 100% वो सही है, वो गलत भी हो सकते हैं। और आप गलत कैसे पता कर सकते हो, जब आपको उसकी नॉलेज होगी। तो नॉलेज होने के लिए, इसका मतलब है हमें नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई गलत ऑर्डर भी किसी डॉक्टर ने भी दिया है तो हम उसको क्वेश्चन कर सकें, हम उसको नो कर सकें और करेक्ट करवा सके। तो क्या है, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया में, कॉन्टिन्यूस फीटल हार्ट मॉनिटरिंग भी की जाती है, पर वजाइनल एग्जामिनेशन या प्रिपरेशन फॉर इमरजेंसी सीएस। देखो, इस कंडीशन में सब कुछ कर सकते हैं, बस एक ही चीज नहीं करते, क्या नहीं करते, पर वजाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, क्योंकि ओस पे ही प्लेसेंटा लोकेटेड है, जैसे ही आप पर वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे ब्लीडिंग होने के चांस है। ठीक है, तो पीवी कभी भी नहीं करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के केस में। What is the correct angle of intramuscular injection? अब करेक्ट एंगल हमें पता होना चाहिए सारे इंजेक्शंस का, किस एंगल पे इंजेक्शन देना है। तो करेक्ट इंजेक्शन है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का 90 डिग्री। आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे देते हैं, 90 डिग्री पे। 30 और 45 क्या देते हैं, सबकुटेनियस इंजेक्शन, और 15 पे क्या देते हैं हम, इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ठीक है, तो ये सारे
एंगल्स होते हैं इनके, कितने एंगल पे हमें देना होता है। तो जब हमें एंगल पता होगा तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है इसका। At PHC level, placenta after delivery should be discarded in which color coded biomedical waste bag? देखो जैसे ही डिलीवरी हुई है, कहीं भी हुई है, पीएचसी में हुई है, हॉस्पिटल में हुई है, तो कौन से में प्लेसेंटा हमें थ्रो करना होता है, कौन से बैग में प्लेसेंटा थ्रो करना होता है? येलो, रेड, ब्लू या ब्लैक? देखो प्लेसेंटा क्या है? इट इज एनाटॉमिकल वेस्ट। जो भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, फ्लूइड होते हैं, ब्लड स्टेन्ड चीजें होती हैं, उन सबको हमें कहाँ डिस्कार्ड करना होता है? येलो बैग में। ठीक है, तो प्लेसेंटा भी एक एनाटॉमिकल वेस्ट है, तो इसको हम कहाँ डालेंगे? येलो बैग में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट क्वांटिटेटिव डाटा? अब क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है? क्वांटिटेटिव डाटा होता है जो हमें क्वांटिटी के बारे में बताए, ठीक है, नंबर्स के बारे में, जिसमें हम एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट कर पाए। तो किस में ये चीज नहीं होती, ये पूछ रहे हैं किस में कौन क्वांटिटेटिव डाटा नहीं देता है? हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, पिक्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन? देखो इनमें जो तीन चीजें हैं, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये तीनों क्वांटिटेटिव डाटा देता है। बस जो पिक्टोग्राम है वो नहीं देता क्वांटिटी के बारे में डाटा, क्योंकि वो क्या बताता है? पिक्टो मतलब पिक्चर, वो पिक्चर और सिंबल्स का बताता है। ठीक है, कोई क्वांटिटेटिव डाटा नहीं देता है। A patient presents with tension pneumothorax with tracheal deviation and absent breath sound on the right side. What is the priority intervention? क्या करेंगे? Provide high, अच्छा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है। देखो जैसे हमारे ये लंग होते हैं, ठीक है, लंग के बाहर और क्या होता है कि जो हमारे लंग्स के बाहर एक प्लूरल स्पेस होता है, ये टेंशन न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है कि इसमें एयर तो आ जाता है पर वो बाहर नहीं जाती, वहां पे ट्रैप हो जाती है। तो जब वो ट्रैप हो जाती है तो वो अल्टीमेटली क्या करना शुरू करती है? हमारी लंग्स को प्रेस करना शुरू करती है, वो आउट नहीं हो पाती है। ठीक है, दिस इज टेंशन न्यूमोथोरेक्स। उसकी वजह से जो ट्रैकिया है वो भी थोड़ा सा राइट साइड की तरफ डेविएट हो जाता है। ठीक है, और वहां पे ब्रेथ साउंड भी प्रेजेंट नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि एयर जो है वो ट्रैप है, एयर बाहर जा ही नहीं पा रही है। तो प्रोवाइड हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क, इमीडिएट निडल कंप्रेशन, गिव ब्रोंकियोडायलेटर्स या पोजीशन द पेशेंट इन प्रोन। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट टेंशन न्यूमोथोरेक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन करना होता है वो होता है निडल डीकंप्रेशन। निडल से हम क्या करेंगे? निडल से हम उस एयर को डीकंप्रेस कर देंगे ताकि वो एयर बाहर चली जाए। ठीक है, नहीं तो ये बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है एक तरह से। नेक्स्ट है ए पोस्ट CABG पेशेंट शो सडन डिक्रीज इन चेस्ट ड्रेन आउटपुट 80 ml पर आवर से सीधा 10 ml पर आवर पे हो गया। CABG मतलब कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ठीक है, उस केस में सर्जरी हुई है, उसके बाद जो पेशेंट का आउटपुट है वो कितना 80 से सीधा कितना हो गया 10। उसके साथ उसको हाइपोटेंशन भी है, उसका जुगुलर वेन प्रेशर भी बढ़ गया है और टैकीकार्डिया भी है। तो क्या मोस्ट लाइकली कॉज इसका हो सकता है? क्या रीजन हो सकता है? इसमें क्या होता है, देखो CABG में क्या होता है, जैसे ये हार्ट है, ये चैम्बर्स हैं, ये हमारी कोरोनरी जो होती है आर्टरीज होती है। इसमें कई बार क्या होता है, जैसे कहीं पे थ्रम्बस फॉर्मेशन है ज्यादा, तो हम क्या करते हैं कि एक बाईपास ग्राफ्टिंग कर देते हैं। ठीक है, बाईपास ग्राफ्टिंग का मतलब है उस जगह को छोड़ के हम आगे कनेक्ट कर लेते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं ताकि जो हमारा वहां का ब्लड सप्लाई है वो रुके ना, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इस केस में क्या होता है कि कई बार जैसे उसमें क्या होता है कि कई बार उसमें कोई क्लॉट आके स्ट्रक कर जाता है। ये जो यहाँ से हमने बाईपास ग्राफ्ट इधर लगाया, इसमें कोई क्लॉट आके फंस जाता है, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई इंपेयर हो जाती है और वो कहाँ जाता है? वो जो पेरिकार्डियल सैक है, जो हार्ट को पूरा कवर रखता है बाहर से, पेरिकार्डियल सैक, उसमें ब्लड जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, पेरिकार्डियल सैक में, उसकी वजह से क्या होगा? वो क्या बन जाता है? कार्डियक टेम्पोनेट।
और वो प्रेशर किस पे डालता है, हार्ट पे। तो इस केस में क्या है, क्या कॉज हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक, ट्यूब ब्लॉकेज क्लॉट की वजह से, और कार्डियक टेम्पोनेट बन जाता है। ये ऑलरेडी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो क्या है, ट्यूब में ब्लॉकेज हो गई और कार्डियक टेम्पोनेट इसका रीजन हो सकता है। ए पेशेंट विद एंटीरियर मेडुला ब्रेन इंजरी, उसको डीप इरेगुलर ब्रीदिंग है, हाइपोवेंटिलेशन है एंड एपिसोड्स ऑफ एपनी है। तो ये किस केस में होता है, ये हमें देखना है। देखो बाइट्स रेस्पिरेशन, ये बाइट्स रेस्पिरेशन में होते हैं ये सारे सिम्टम, जिसमें क्या होता है, इंजरी कहाँ है, ये किससे, जब एंटीरियर मेडुला में इंजरी होती है तो उसके बाद ये सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। देखो कुसमॉल्स रेस्पिरेशन में क्या होता है, डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशन होता है। चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें एपनिया होता है, बट ये कभी भी मेडुला से रिलेटेड नहीं होता। यूपनिया मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो मेन क्या है, बायोट्स रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है लंग सर्फेक्टेंट इन अ प्री टर्म न्यूनेट इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट। लंग सर्फेक्टेंट क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो प्री टर्म बेबी होते हैं उसके जो लंग्स हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं होते, और जब सर्फेक्टेंट वहां नहीं होगा तो जो उनकी एल्वोलाइज हैं वो कोलैप्स हो सकती हैं। ठीक है, तो किस रूट से ये देना होता है प्री टर्म बेबीज में, न्यूनेट्स में, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर या सबकुटेनियस। इन तीनों रूट से नहीं देता क्योंकि इमीडिएटली वहां से नहीं पहुंच पाता है हमारे लंग्स तक। तो हम किससे देंगे, इंट्रा ट्रैकियल या फिर एंडोट्रैकियल रूट से। तो इसका आंसर सही क्या है, सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग BMW सेग्रीगेशन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी सेग्रीगेशन स्टेटमेंट गलत है। कलेक्शन ऑफ सिरिंज एंड नीडल्स इन ए पंचर्ड प्रूफ कंटेनर, ये तो सही है। वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन। प्लेसेंटा इज डिस्कार्डेड इन अ येलो बैग एंड शार्प्स शुड बी मिक्स्ड विद जनरल वेस्ट इफ प्रॉपरली सील्ड। देखो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कभी भी शार्प्स या कोई भी बायोमेडिकल वेस्ट का प्रोडक्ट, जैसे अगर कोई एनाटॉमिकल वेस्ट है या कुछ भी है, उसको कभी भी जनरल वेस्ट के साथ मिक्स नहीं किया जाता, चाहे वो प्रॉपरली सील्ड हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि जनरल वेस्ट अलग जाते हैं और बायोमेडिकल वेस्ट अलग जाते हैं। शार्प तो वैसे ही बहुत रिस्की होते हैं, कट कर सकते हैं, इसीलिए इनको कभी भी जनरल वेस्ट के साथ मिक्स नहीं करते। इवन कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी हो जाए, सील हो जाए, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट हम अलग ही जाता है, उसकी गाइडलाइंस ही सेपरेट हैं। A child with nephrotic syndrome on steroid therapy, what is the priority intervention। देखो जब भी स्टीरॉइड्स हम किसी को देखते हैं तो स्टीरॉइड का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या होता है, उसकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी, पहले ही बच्चा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का है, तो ये मेन इंटरवेंशन हमें करना होता है। तो क्या है, मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन, एनकरेज हाई प्रोटीन डाइट, रिस्ट्रिक्ट ऑल फ्लूइड्स या रिमोट हाई सोडियम डाइट। तो जब भी स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं तो इन्फेक्शन के लिए हमें सबसे ज्यादा मॉनिटर करना है, क्योंकि बच्चे की जो इम्यूनिटी है कम है, पहले वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उसके बाद इम्यूनिटी भी कम है, तो इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। IM इंजेक्शन मैक्सिमम रिस्क ऑफ मेजर नर्व साइट। अब कौन सी जगह पे IM इंजेक्शन से सबसे ज्यादा नर्व इंजरी हो सकती है। ठीक है, डेल्टॉइड यानी कि आर्म में है ये मसल, वास्तस लेटरालिस हमारी थाई पे होती है। आर्म में कहाँ देते हैं, जब बहुत कम डोज की कोई मेडिसिन देनी होती है तो आर्म पे देते हैं, और वास्तस लेटरालिस थाई कहाँ यूज की जाती है, बच्चों के लिए यूज की जाती है। बाकी जो ग्लूटियल मसल है ये अडल्ट्स के लिए यूज की जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम अपने बटक को 4 हिस्सों में, ये बटक पे होती है ग्लूटियल मसल, 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हमेशा जो इंजेक्शन दिया जाता है सेफेस्ट साइड कौन सी होती है, अपर आउटर क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेंट्रोग्लूटियल, यानी कि दूर का हिस्से को हम वेंट्रोग्लूटियल कहते हैं। तो कौन सी सबसे ज्यादा रिस्क फिर किसमें हुआ, क्योंकि शियाटिक नर्व ना वो ऐसे जाती है इस तरह से। ठीक है, यहां से वर्टिब्रा से शियाटिक नर्व इस तरह से जाती है, तो जो डोर्सोग्लूटियल है यानी कि जो नजदीक वाले ये हिस्से हैं, दे आर मोर रिस्की। सो बी इज द राइट आंसर। बी मतलब डोर्सोग्लूटियल रीजन में सबसे ज्यादा नर्व इंजरी होने के चांस होते हैं। मैच वैक्सीन विद करेक्ट रूट एंड करेक्ट कॉम्बिनेशंस। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं, हमें पता होना चाहिए सारी वैक्सीन कौन से रूट से जाती है। फर्स्ट है बीसीजी, तो बीसीजी किससे दी जाती है? इंट्राडर्मल, तो इंट्राडर्मल के लिए हमारा कौन सा है? 3, ठीक है। सेकंड है ओपीवी, ओपीवी का क्या रूट होता है? ओरल, यानी कि फर्स्ट। हिब, हिब किस में देते हैं? पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ दिया जाता है, और पेंटावेलेंट कैसे देते हैं? पेंटावेलेंट देते हैं आईएम, तो आईएम का ऑप्शन हमारा है सेकंड। उसके बाद लास्ट है मीजल्स, तो मीजल्स किससे देते हैं? सबकुटेनियस, जिसका ऑप्शन है फोर्थ। तो ये वाला स्लैब बनता है 3, 1, 2, 4। अब 3, 1, 2, 4 ये तो हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन हो गया। तो अगर हमें पता है तो इन वाले क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करना है? सिंपली आप अपना लिख के चलो कि आपको पता होना चाहिए कौन सा मैच, ताकि आप इजिली करेक्ट ऑप्शन आप चूज करो। इनमें एक आधे क्या डिफरेंस देते हैं जिनमें हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ना पहले से इस तरह से चार्ट बना लो ताकि आप इजिली मैच कर पाओ सही ऑप्शंस को। अब वुमेन इन लेबर ऑन ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन डेवलप यूट्राइन टैकीसिस्टोल, यानी कि उसको 5 कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं एवरी 10 मिनट्स। तो व्हाट इज द इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन? जैसे ही यूट्राइन टैकीसिस्टोल में पेशेंट जाता है, क्या होता है कि वहां पे यूट्राइन आर्टरी का जो ब्लड है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, और जब इम्पेयर्ड हो जाएगा तो बच्चे को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। नहीं मिली तो क्या होगा? फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा। तो इस केस में क्या करना होता है? कंटिन्यू ऑक्सीजन इन्फ्यूजन, इंक्रीज ऑक्सीटोसिन डोज, स्टॉप ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन इमीडिएटली एंड रीपोजिशन द पेशेंट एंड प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी सीएस। देखो, जब भी पेशेंट जो है यूट्राइन टैकीसिस्टोल में जाता है तो हमें ऑक्सीटोसिन इमीडिएटली स्टॉप कर देना होता है, और पेशेंट की जो पोजीशन है उसको चेंज करना है, ठीक है। क्योंकि पेशेंट की पोजीशन हो वहां पे उसका यूट्राइन कंप्रेशन हो रही है, उसको हमें हटाना है। तो सी इज द राइट आंसर। A pregnant woman undergoing antenatal checkup has FHR assessed from a handheld Doppler. At what gestational age the fetal heart sound are more reliably detected? देखो, एक लेडी है वो जब भी एंटीनेटल चेकअप के लिए जा रही है तो वहां पे क्या होता है? हर बार अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, डॉपलर से फीटल हार्ट रेट चेक करी जाती है। और जब डॉपलर से फीटल हार्ट रेट चेक करते हैं तो कितने वीक्स पे हम वो डिटेक्ट कर सकते हैं? तो वो क्या है? 6 to 8 वीक, ये बहुत अर्ली है, इतने में अल्ट्रासाउंड में आती है। 14 to 16 और 18 to 20 बहुत लेट हो जाता है। तो राइट आंसर है 10 to 12 वीक्स पे डॉपलर से फीटल हार्ट रेट डिटेक्ट हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। A 6-year-old child develops epistaxis at school. Which of the following most appropriate nursing intervention? ठीक है, एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है नोज ब्लीड। बच्चे को नोज ब्लीड हो रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा क्या करना होता है? जब भी नोज ब्लीड होता है हमको पीछे नहीं लेटाना, हमेशा आगे की तरफ रखना होता है। इससे क्या होता है कि हम ये भी प्रॉपरली असेस कर सकते हैं कि कितनी ब्लीडिंग हुई है। तो कभी भी पीछे नहीं करना होता, लीन फॉरवर्ड ही करके बिठाना होता है, ठीक है। तो सिट एंड लीन फॉरवर्ड। ये जो लाई डाउन वाले बी और सी ऑप्शन है ये दोनों गलत हो जाते हैं। सिट एंड लीन फॉरवर्ड, इतना हो गया ए और डी, हमारे पास 2 रह गए। तो ये ब्लीडिंग एक्चुअली एपिस्टेक्सिस कहां से होती है? ये होती है एंटीरियर सेप्टम से, ठीक है। तो उसको हमें पिंच प्रेस करना होता है, ठीक है। तो प्रेस द एंटीरियर 3/4 ऑफ द नोज या प्रेस द नेजल ब्रिज। क्या करना होता है? प्रेस द एंटीरियर 3/4 ऑफ द नोज ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो पाए। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। A post-operative child has day 2 after cleft palate repair is under nursing care. Which intervention is appropriate? Nursing care में इसमें क्या intervention हमें करनी होती है? Cleft palate यानी कि उसका जो palate है by birth वो कटा हुआ था, उसको repairing हुई है, वहां पे stitches आए हैं। तो यूज टंग डिप्रेसर नहीं करते कभी भी, क्योंकि अंदर स्टिचेस है, टंग डिप्रेसर का यूज नहीं करते। ओरल टेम्परेचर भी नहीं लेते, ठीक है। और पेसिफायर्स भी नहीं देते हैं बच्चे को सूदिंग के लिए। मुंह में कुछ भी नहीं डालना है, स्टिचेस हैं टूट सकते हैं उसको, बल्कि हम क्या देंगे? आईवी मॉर्फिन देना होता है ताकि उसका जो पेन है वो रिलीव हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है, अ पेशेंट प्रेजेंट विथ सीरम सोडियम लेवल 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर
हैड अ हिस्ट्री ऑफ परसिस्टेंट वॉमिटिंग। तो क्या रीजन, क्या फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो सकते हैं? देखो सीरम सोडियम लेवल हमें सबसे पहले नॉर्मल पता होना चाहिए, तो नॉर्मल कितना होता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये क्या है 150, यानी कि नॉर्मल से बढ़ा हुआ है। तो इन केसेस में हम देखते हैं हाइपरनेट्रीमिया होता है ज्यादा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन तो यही गलत हो गए, क्योंकि तीनों में हाइपोनेट्रीमिया है। ठीक है, ज्यादा को हम क्या बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया। साथ में जब परसिस्टेंट वॉमिटिंग होती है तो क्या होता है हाइपोवोलीमिया। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज सेनिटल इवेंट। सेनिटेरियल इवेंट क्या होती है, जिसमें जो होती है या तो वो इवेंट रिलेटेड होती है बहुत मतलब डेथ से, या फिर सीरियस हार्म हुआ है फिजिकल और मेंटल। तो माइल्ड मेडिकेशन विदाउट हार्म, पेशेंट फॉल फ्रॉम सीरियस इंजरी, डिले इन रूटीन लैब्स और माइनर प्रेशर रेडनेस ऑन स्किन। ठीक है, ये माइनर चीज है, लैब में डिले से कुछ नहीं होता। और मेडिकेशंस एरर जो विदाउट हार्म है वो भी सैनिटल इवेंट में नहीं आती। क्या आती है पेशेंट फॉल फ्रॉम अ सीरियस इंजरी, पेशेंट फॉल विथ सीरियस इंजरी इस कैटेगरी में आती है। ए चाइल्ड हैज फॉलोइंग लेबोरेटरी फाइंडिंग्स। क्या क्या है उसके, प्लेटलेट 20,000 हो गए हैं, हीमोग्लोबिन 10 ग्राम है, WBC थोड़े बड़े हुए और PCT 30 है। तो क्या इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन है? देखो इन सब में जैसे हीमोग्लोबिन 10 है तो माइल्ड एनीमिया है, WBC बढ़ा हुआ है यानी कि इन्फेक्शन को ट्रीट कर, इन्फेक्शन के लिए आया है तो एंटीबायोटिक स्टार्ट करने, इमीडिएटली तो कुछ नहीं हो सकता उसको कम करने के लिए। तो इसमें सबसे रिस्की क्या है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं ना 1.5 से 3 लाख तक नॉर्मल होते हैं, ये कितने हैं सिर्फ 20,000। यानी कि अगर प्लेटलेट्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में ब्लीडिंग को रोकते हैं, कोगुलेशन का काम करते हैं। तो अगर प्लेटलेट्स कम होंगे तो कोगुलेशन नहीं होगा और क्या हो जाएगा ब्लीडिंग का रिस्क हो जाएगा। तो हमें इमीडिएट इंटरवेंशन किसको देनी है ब्रूजिंग और ब्लीडिंग को। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। 2-year-old child is assessed by MNCI guidelines. What is the कट ऑफ फॉर फास्ट ब्रीदिंग? फास्ट ब्रीदिंग का कट ऑफ क्या होता है? पहले हमें पता होना चाहिए कि किस एज ग्रुप के लिए कौन सी फास्ट टैकीकार्डिया, कौन सी एज आती है इसमें कैटेगरी। देखो 12 मंथ से 5 इयर्स तक के बच्चे के लिए फास्ट ब्रीदिंग किसको कहेंगे 40 ब्रेथ पर मिनट और अबव को। तो इसमें जो राइट आंसर है वो बी है। ठीक है, 40 ब्रेथ्स पर मिनट टैकीकार्डिया है एक 2 साल के बच्चे के लिए, क्योंकि वो इस वाली कैटेगरी में आता है जिसमें 40 ब्रेथ पर मिनट नॉर्मल है, मतलब टैकीकार्डिया वाली कैटेगरी में आता है। ओके, ए 7-year-old child diagnosed with cerebral palsy is brought to the clinic। तो क्या इंपॉर्टेंट हिस्ट्री उससे कलेक्ट की जाएगी? देखो सेरिब्रल पैल्सी जो होती है वो कब होता है ड्यू टू बर्थ एस्फिक्सिया की वजह से होता है या बर्थ इंजरी हुई है कोई। तो इसमें जो हिस्ट्री लेनी होती है वो किसकी होती है पेरीनेटल टाइम की हिस्ट्री लेनी होती है। पेरीनेटल मतलब बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिलीवरी या मतलब प्रेगनेंसी वाली, वो सब हिस्ट्री हमें लेनी होती है। तो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ बर्थ एस्फिक्सिया ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी बेबी कैसे चल रहा है, उसकी डाइटरी प्रेफरेंस, स्कूल परफॉर्मेंस, ये सब सेरिब्रल पैल्सी में नहीं पूछा जाता। मेन क्या हिस्ट्री ली जाती है कि क्या उसको कोई बर्थ एस्फिक्सिया की हिस्ट्री है, वो हमें हेल्प करेगा सेरिब्रल पैल्सी में। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम? कुशिंग सिंड्रोम कब होता है? कुशिंग सिंड्रोम होता है जब किसी को स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है बहुत सारे, जैसे मून फेस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ओबेसिटी होती है, ये सब कुशिंग सिंड्रोम में होता है। तो इसका मेन यूज क्या होता है एक्सोजीनस स्टीरॉइड यूज, ये इसका एक साइड इफेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ प्रेग्नेंट वुमन फीटल हार्ट इज फ्री फ्लोटिंग और वो अभी तक एंगेज नहीं हुआ है, तो इसमें CPD कौन सा है? देखो एंगेज नहीं हुआ है तो कौन सा, अंदर या बी मतलब मिड वाला और आउटलेट वाला तो नहीं होगा, तो इसमें मिड पेल्विस और एनाटॉमिकल कैविटी आउटलेट वाला नहीं होता, यानी कि इसमें पेल्विस इनलेट होता है।
अगर ये अभी तक एंगेज नहीं हुआ है तो कौन सा सीपीडी है, पेल्विक इनलेट। टू मेडिकेशंस आर आइडेंटिफाइड एज लुक अलाइक साउंड लाइक, मतलब जो एक जैसी दिख रही हैं उनका नाम भी एक जैसा है। विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू प्रिवेंट अ मेडिकेशन एरर, ठीक है। जब इस तरह की होती हैं तो इसमें कौन सा मेथड यूज किया जाता है ताकि मेडिसिन एरर मिनिमम हो। फॉलो वर्बल ऑर्डर्स, नहीं, ये गलत हो सकते हैं। स्टोर ड्रग रैंडमली, ऐसे भी नहीं करना होता। और एडमिनिस्टर क्विकली टू अवॉइड डिले, नो। हमेशा हमको पहले डबल श्योर होना होता है जब भी आप मेडिसिन दे रहे हो। उनको हम हमेशा यूज टॉलमैन लेटरिंग के हिसाब से यूज करते हैं जो भी लासा मेडिसिन होती हैं, यानी कि लुक लाइक साउंड लाइक, जो एक जैसी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू बॉर्न प्रेजेंट विद हाइपोटोनिया, ठीक है, सिंगल पाल्मल क्रीज और ए फ्लैट नेजल ब्रिज, तो ये कौन से क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी में मिलता है, ठीक है। वैसे तो ये सारी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, बट इसमें सबसे ज्यादा ये किसमें मिलते हैं, तीनों चीजें ट्राइसोमी 21, यानी कि 21 क्रोमोसोम होते हैं, उस कंडीशन में मिलते हैं। और इसको और क्या कहा जाता है, डाउन सिंड्रोम। बाकी 18 और 15 में तो और ज्यादा एबनॉर्मेलिटीज मिलती हैं बच्चों में। A patient with hyperthyroidism has been treated with radioactive iodine therapy. Which discharge advice the nurse should give to the family? कौन सी एडवाइस देनी है उसको, रेडियो एक्टिव आयोडीन दिया है तो पेशेंट को क्या एडवाइस देनी है, लाइफ लॉन्ग यूज ऑफ सेपरेशन यूटेंसिल्स, उसको जिंदगी भर अलग रखने हैं बर्तन, नहीं, इतना भी एक्टिव नहीं होता है। आइसोलेट फॉर 2-3 days, आइसोलेट फॉर 24 hours और नो प्रिकॉशन। देखो नो प्रिकॉशन लेनी होती है, पर कितना, 24 घंटे थोड़े कम है, इसमें कम से कम 2 to 3 days लगते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन को बॉडी से बाहर निकलने में, तो उसको आइसोलेट रहना है 2 से 3 दिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेग्नेंट वुमेन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर हैज मॉडरेटली एक्टिव, रिक्वायर्स डेली कैलोरी इनटेक, कितनी लेनी होती है उसको, रिकमेंडेड किलो कैलोरी पर डे। देखो जो मॉडरेटली एक्टिव वुमेन होती है उसकी नॉर्मल कैलोरीज कितनी होती है, 2230, और प्रेग्नेंट वुमेन को कितनी एडिशनल दी जाती है, 350, यानी कि ये टोटल कितना हुआ, 2580, ठीक है, 2580। अब इसके नियर बाई कौन सी आ रही है हमारी, ये वाली, तो सी इज द राइट आंसर, 2589, यानी कि ये हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है हु इज मॉडरेटली एक्टिव, उसको इतनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। बुलिमिया नर्वोसा क्या है, एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट पहले तो बहुत ज्यादा खाता है, उसके बाद बहुत ज्यादा वॉमिटिंग करता है, उसको लगता है मेरे को फैट गेन न हो जाए, बार बार उसको ऐसे थॉट आती है। तो जब वो बहुत ज्यादा वॉमिटिंग इंड्यूस करता है तो उस केस में क्या होता है कि उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा पोटेशियम बाहर निकल जाता है, और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, पोटेशियम, उस केस को क्या कहते हैं, हाइपोकैलीमिया, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। A 18-year boy contact Telemanus helpline with complaints of poor sleep and low mood from the past 14 days. What is the most appropriate internal intervention? देखो टेलीमेनस एक साइट है टेलीफोन से, अगर किसी को थोड़ी स्ट्रेस हो रही है तो उस केस में लोग इस पे कॉल करके अपनी स्ट्रेस रिलीव करते हैं, ओके। तो इमीडिएट एडमिशन के लिए बोलेंगे, टेली काउंसलिंग, इन्फॉर्म पुलिस या स्टार्ट एंटी डिप्रेसेंट। इस पे फोन के थ्रू कोई भी मेडिसिन तो नहीं दी जाती है, पुलिस को भी नहीं बताना होता है और एडमिशन भी नहीं कराना होता है इतनी इस प्रॉब्लम के साथ। वो क्या करते हैं, वो टेली काउंसलिंग करते हैं, टेली फोन पे ही पेशेंट को प्रॉपर काउंसल किया जाता है, ठीक है। इसीलिए ये टेलीमनस साइट बनाई गई है ताकि पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इमीडिएटली, अगर वो हॉस्पिटल जा सकता तो वो 14 डेज में चला जाता ना, नहीं, पर वो नहीं जा पा रहा है तो उसको काउंसलिंग की नीड है, और वो काउंसलिंग उसको कहाँ से मिल पाती है, थ्रू टेलीफोन, वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। A nurse administers a medication which fails to document in the patient's record. The action violates which principle of documentation? तो legibility, completeness, advance objective या confidentiality। देखो उसने मेडिसिन दी है बट उसने एंट्री नहीं की, जब उसने एंट्री नहीं की तो उस चीज में क्या है, वो कंप्लीट नहीं किया उसने अपना कोर्स, तो इसमें कौन सा आता है, बी, कंप्लीटनेस,
जो है ये एक्शन वायलेट हो रहा है, क्योंकि जो भी आपको कर रहे हो उसको डॉक्यूमेंट करना है, नहीं तो वो एक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। ए नर्स डिड नॉट एडमिनिस्टर ए मेडिसिन, पर उसको डॉक्यूमेंट कर दिया उसने, ठीक है। पिछले वाले में था कि मेडिसिन दी है बट डॉक्यूमेंट नहीं किया, इसमें क्या है मेडिसिन ही नहीं दी बस डॉक्यूमेंट कर दिया। तो ये कौन सा एक्शन है विच लीगल एंड एथिकल ब्रीच, कौन सा चीज कर रही है? इट इज अ फुल कोर्स ऑफ माल प्रैक्टिस, ठीक है। वो एक नेग्लिजेंस कर रही है, अपनी प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं कर रही है। इट इज अ कंप्लीट एक्शन, क्या लीगल एक्शन है? माल प्रैक्टिस। ए नर्स डिड नॉट एडमिनिस्टर अ मेडिसिन, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एनपीएच इंसुलिन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एडमिनिस्टर बाय आईवी रूट, एडमिनिस्टर बाय सबकुटेनियस रूट, इट इज एन इंटरमीडिएट इंसुलिन, और एनपीएच में कॉज हाइपोग्लिसीमिया एट इट्स पीक। तो एनपीएच जो होता है इसको हमेशा क्या करते हैं? सबकुटेनियस रूट से दिया जाता है, सिर्फ सबकुटेनियस रूट से, आईवी रूट से कभी भी इसको नहीं दिया जाता है। A child is asked a question by the nurse during an exam. After a few minutes, the nurse changes the question, but the child continues to give the same previous answer repeatedly. This behavior is called, यानी कि वो बच्चा, उससे कोई क्वेश्चन पूछा नर्स ने, पर वो अपना आंसर नहीं बदल पा रहा है, वो सेम ही आंसर दिए जा रहा है। इसका मतलब क्या है? वो शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। और ये किस चीज में आता है? परजर्वेशन। उसके जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज नहीं हो पा रहा है, जो उसने पहला क्वेश्चन सुना वो वही उसी का आंसर रिपीट किए जा रहा है। दिस इज परजर्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर बेस्ट रिफ्लेक्ट सीवियरिटी ऑफ अ डिसीज? अब किसी भी डिसीज की सीवियरिटी कैसे पता चलेगी हमें? रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूट रिस्क, केस फेटेलिटी रेट या इंसिडेंस रेट? इसमें क्या होता है? केस फेटेलिटी रेट से हमें उसकी सीवियरिटी पता चलती है। इसका मतलब है उस डिसीज से कितनी डेथ हुई है, दिस इज केस फेटेलिटी रेट। वो डिसीज कितनी डेंजरस है, कितनी फेटल है, उससे हमें पता चलेगा कि उसकी सीवियरिटी कितनी है। तो सी इज द राइट आंसर। ए 5-month-old infant is brought to developmental assessment. The mother reports the child understands words but speak only 1 to 2 sounds. What counseling should the nurse provide? बच्चा कितना बड़ा है? सिर्फ 5 महीने का है, ठीक है। मदर को लग रहा है 2-3 वर्ड बोल रहा है पर समझ रहा है। देखो 5 मंथ्स का बच्चा सिर्फ कूइंग करता है, ठीक है। और अगर वो जो समझने वाली बात है, तो हमेशा जो आप अंडरस्टैंड करते हो वर्ड्स, वो पहले बच्चा करने लग जाता है, बोलना बाद में शुरू करता है। तो इट इज कंप्लीटली अ नॉर्मल बिहेवियर। दिस इज नॉर्मल, चाइल्ड अंडरस्टैंड एंड विल स्टार्ट स्पीकिंग लेटर। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है, बाकी उसमें डेवलपमेंटल डिले कोई नहीं है, कोई स्पीच थेरेपी की जरूरत है नहीं है, और ना ही हियरिंग इंपेयरमेंट की है, क्योंकि बच्चा अच्छे से सुन रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है आपके वर्ड्स को। तो इट इज अ कंप्लीट नॉर्मल प्रोसेस। छोटी छोटी चीजों पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, हमको माइलस्टोन अच्छे से पता होनी चाहिए अपने। A 36-week pregnant woman undergoes a non-stress test for fetal well-being. NST टेस्ट करा रहे हैं बच्चे की वेलबींग देखने के लिए। Which next parameter of the biophysical profile should be assessed? देखो NST में जो नेक्स्ट पैरामीटर हमें बायोफिजिकल जो ये प्रोफाइल है, इसका नेक्स्ट जो पैरामीटर है एनएसटी के बाद, वो क्या होता है? फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट्स, ठीक है। इसको हमें चेक करना होता है। इस तरह के इसमें 5 पैरामीटर्स होते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। 36-week pregnant woman, सेम है। A patient with liver cirrhosis presents with feature of hepatic encephalopathy, ठीक है। तो व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल मैनेजमेंट? हिपैटिक इंसेफेलोपैथी में क्या होता है? ब्लड में अमोनिया का लेवल रेज हो जाता है, तो हमें उसको हटाना है। हाई प्रोटीन डाइट, लेक्टुलोज एडमिनिस्ट्रेशन, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक या सेडेटिव्स? इसमें क्या करते हैं? लेक्टुलोज एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि लेक्टुलोज क्या करता है? गट में जाके अमोनिया को बाइंड करता है और उसको बॉडी से निकालना शुरू कर देता है। तो इस केस में लेक्टुलोज एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विच न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरली डेफिशिएंट इन पार्किंसोनियन डिसीज? पार्किंसोनियन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर वो होता है? ये होता है डोपामिन। ए ही इसका करेक्ट आंसर है।
A woman delivered 1 hour ago and is experiencing heavy vaginal bleeding. 1 घंटे पहले ही बच्चा पैदा हुआ है और उसको बहुत ज्यादा वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है. यूट्रस सॉफ्ट है, डेविएटेड है टुवर्ड्स द राइट. ठीक है. व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन? इस केस में क्या होगा? देखो, अगर यूट्रस सॉफ्ट है यानी कि उसकी टॉनिसिटी नहीं आ रही है, वो टॉनिक हो रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है. कई बार क्या होता है कि जो ब्लैडर है वो उस पेशेंट का एम्प्टी नहीं होता और ब्लैडर फुल है, तो यूट्रस को प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होने का जगह ही नहीं मिलती है. ऑलरेडी वो जो यूट्रस है वो डेविएटेड है, क्योंकि ब्लैडर ने पूरा स्पेस ले रखा है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से उसको ब्लीडिंग हो रही है. ठीक है, जो कि रुक जानी चाहिए थी. तो इस केस में क्या करेंगे? मदर को असिस्ट करना होता है वॉइड करने के लिए, यानी कि यूरिन पास करवानी होती है. जैसे ही ब्लैडर खाली होगा वो जगह यूट्रस को मिलेगी एंड इट विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग. Which of the following is not included in the danger sign guidelines by IMNCI? क्या? हाई ग्रेड फीवर, ये सीरियस होता है. नॉट ब्रेस्ट फीडिंग वेल और सीजर, ये दोनों हमारे डेंजर साइन में आते हैं. ठीक है, तो कौन सा नहीं है डेंजर साइन? कफ मोर देन 7 days. बच्चों को कफ हो सकती है 7 days से ज्यादा, इट इज नॉट अ डेंजर साइन. A child with ARDS develops bronchopulmonary dysplasia. ठीक है, which of the following is seen in grade 3? ग्रेड 3 लेवल बढ़ा हुआ लेवल होता है. ARDS में ऑलरेडी प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज में क्या होती है? ग्रेड 3 में जो एल्वोलाइज होती है उनमें फाइब्रोसिस होता है और स्कैरिंग हो जाता है. ठीक है, और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, डिस्प्लेजिया, बिल्कुल वहां पे काम होना बंद हो जाता है क्योंकि फाइब्रोसिस और स्कारिंग हो चुकी होती है वहां पे. A patient with partial thickness burn of the lower limb. What is the priority management of the first 24 hours? जब भी बर्न का पेशेंट होता है उसमें सबसे बड़ी एक मैनेजमेंट होती है, वो होती है उसका फ्लूइड वॉल्यूम रिस्टोर करना. ठीक है, आईवी फ्लूइड रिस्टोरेशन. ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी क्योंकि पैरों में हुई है, सांस लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑक्सीजन थेरेपी की नीड नहीं है. एंटीबायोटिक्स भी बाद में हम दे सकते हैं और ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक ड्रेसिंग ही सिर्फ नहीं लगानी होती, उसको सबसे पहले फ्लूइड वॉल्यूम जो है उसकी रिस्टोर करनी होती है. ठीक है. Which of the following is not restricted in celiac disease? celiac disease में क्या होता है कि हमें जो होता है, हमें ग्रेन्स के अगेंस्ट क्या होता है, तो वो हो जाती है, इंटॉलरेंस हो जाती है, हम उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते. ठीक है, तो वो किस किस में होता है? व्हीट, बार्ले एंड राई, इन तीनों में होता है. किस में नहीं होता है? राइस में. ठीक है, राइस को हम हमेशा ले सकते हैं क्योंकि राइस सेफ होता है सीलियक डिसीज में, इट कैन बी गिवन. नेक्स्ट है चाइल्ड विथ सीलियक डिसीज ऑन डाइटरी मैनेजमेंट. विच स्टेटमेंट ऑफ द मदर इंडिकेट अ नीड फॉर फर्दर टीचिंग? अब किस चीज से हमें पता चलेगा कि मदर को और एडवाइस करना है? अवॉइड व्हीट, व्हीट तो अवॉइड करना ही है, राई भी अवॉइड करना, अभी पीछे मैंने बताया, और उन केसेस में हाई प्रोटीन डाइट देनी होती है. ठीक है, तो ये भी नहीं है, तो क्या? अवॉइड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट. अगर मदर कह रही है कि मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं लेने हैं क्योंकि सीलियक डिसीज है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट कब नहीं लेने होते? जब लैक्टोज इंटॉलरेंस हो. ठीक है, उस केस में नहीं लेने होते. इस वाले केस में सीलियक डिसीज में इससे रिलेटेड नहीं होता है. ए पेशेंट डेवलप्स फीवर, सिर्फ 1.5 सेल्सियस बढ़ा हुआ है, चिल्स हैं, राइगर्स हैं, विद इन 15 to 20 मिनट्स ऑफ ब्लड स्टार्टिंग. ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हो रहा है, उस टाइम पे उसका एकदम से टेम्परेचर बढ़ा, चिल्स आ गए, राइगर्स आ गए, पर बीपी और ऑक्सीजन सेचुरेशन ठीक है, तो उस कंडीशन में कौन सी रिएक्शन उसको हुई है? देखो, जब हमारा ब्लड यानी कि नॉन हीमोलाइटिक, बीपी और ऑक्सीजन सेचुरेशन ठीक है, तो नॉन हेमोलाइटिक है बट फेब्राइल है क्योंकि फीवर आया है, तो इट इज नॉन हीमोलाइटिक फेब्राइल रिएक्शन. तो इसमें ए ही करेक्ट ऑप्शन है. A patient with atrial fibrillation has started on warfarin. ठीक है, it's an anticoagulant drug. Which statement by the patient indicate correct understanding? I will continue my vitamin K diet as usual and get रेगुलर INR मॉनिटरिंग. इसका मतलब है उसे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि विटामिन के क्यों दिया जाता है?
विटामिन के इसलिए दिया जाता है ताकि वारफरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट है और ये कोगुलेशन के लिए दिया जाता है। तो इसकी डाइट दी जाती है ताकि पेशेंट का जो ब्लड है वो अच्छे से मेंटेन्ड रहे, ना तो एंड वो कोगुलेट नहीं होने देता और ये ब्लीडिंग नहीं होने देता। ओके, इसलिए दोनों देने होते हैं। द इफेक्टिव ड्यूरेशन ऑफ कॉपर टी 380A इंट्रायूट्राइन डिवाइस, कितने सालों के लिए ये कॉपर टी 380A लगाई जाती है? 10 ईयर्स, 8 ईयर्स, 5 ईयर्स या 3 ईयर्स? 10 ईयर्स के लिए। ठीक है, कॉपर टी 380 कितने सालों के लिए लगाई जाती है? 10 ईयर्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मदर ऑन फीटल मॉनिटरिंग शोज लेट डिसेलरेशन, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट? क्या करना होता है? इमीडिएट सी सेक्शन, प्रोवाइड ऑक्सीजन, नो नीड ऑफ ट्रीटमेंट, रीअश्योर एंड कंटिन्यू रूटीन। देखो इसमें, इस केस में क्या होता है, जब भी डिसेलरेशंस होते हैं, इसका मतलब है बच्चे तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। तो हमें कैसे ऑक्सीजन पहुंचानी है उस तक? मदर को ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है ताकि बच्चे तक ऑक्सीजन अच्छे से जा पाए। ड्यूरिंग आईवी लाइन इंसर्शन विच साइड शुड बी अवॉइडेड, किस जगह पे आईवी साइट नहीं लगाते हैं? ठीक है, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल अप्रोच, इन्फिल्ट्रेशन, क्यूबिटल रीजन या सिफेलिक रीजन। देखो इन्फिल्ट्रेशन है डिस्टल साइड, जहां भी इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, ऐसी जगह पे कभी भी दोबारा नहीं लगाते हैं, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि टिश्यू जो फ्लूइड है वो लीकेज के चांसेस होते हैं और बहुत जल्दी वो साइट खराब हो सकती है। तो बी इज द राइट आंसर। अ पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर प्रेजेंट्स विद हाइपोवोलेमिया शॉक, यानी कि उसका बीपी कितना है? 84 to 60। व्हाट इज द फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर इनिशियल मैनेजमेंट? कौन सा देते हैं? पेशेंट जब भी हाइपोवोलेमिक शॉक में जा रहा है तो उसको हम क्या देंगे? नॉर्मल सलाइन एंड रिंगर लैक्टेट, ये दोनों क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो ये हमारी फर्स्ट चॉइस है मैनेजमेंट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंबल रिप्रेजेंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सिंबल जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? केमिकल हजार्ड, रेडिएशन हजार्ड, बायो हजार्ड या फायर हजार्ड? ये कर रहा है बायो हजार्ड। बायो हजार्ड के ऊपर ऐसा सिंबल लगाया जाता है। द सिंबल रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? केमिकल, रेडिएशन, इन्फेक्शियस हजार्ड या फायर? ये कर रहा है रेडिएशन हजार्ड। तो बहुत जगह, हर जगह लिखा नहीं होता है, कुछ सिंबल्स बनाए जाते हैं, तो हमें उन सिंबल्स के मीनिंग होने चाहिए, पता होने चाहिए, स्पेशली हॉस्पिटल सेटिंग में। 14-year-old गर्ल विद प्राइमरी एमिनोरिया इम्परफोरेटेड हाइमन, तो क्या रीजन इसके पीछे हो सकता है? ऐसा क्वेश्चन एक पीछे भी आया था, जिस केस में क्या होता है, बच्चे को ब्लीडिंग ही नहीं होती पर हाइमन भी बिल्कुल इम्परफोरेटेड है, तो उसके पीछे क्या रीजन होता है? उस कंडीशन को क्रिप्टोमेनोरिया कहा जाता है, जिसमें जो ब्लड है अंदर ही एक्यूमुलेट होता है, क्योंकि एक लेयर जो होती है स्किन रहती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग आउट नहीं हो पाती। तो ये फ्रेंड्स हमने देखे नॉर्थ सेट 10 मेन के बहुत सारे क्वेश्चंस और हमने इनको अच्छे से क्लियर करने की ट्राई की है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट कीजिए, ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। साथ में ही हमारा जो नर्सिंग क्लासेस है, परमा नर्सिंग क्लासेस, हमारा ऐप भी है जिनपे बहुत सारे जो लर्निंग सेशंस हैं अवेलेबल है। अगर आप इस बार नहीं भी कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपको अच्छे से, जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम होगा 6 मंथ्स के बाद, उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। नॉर्सेट 11 इस बार हमें क्लियर ही कर देना है, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है तो हमें कमेंट कीजिए और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें फॉलो